हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एफएससीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँगा उसमें से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली 101% आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँ उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वीडियो नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपको। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, वेयर इज़ एफएससीआई हेडक्वार्टर्ड। एफएससीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आप सभी को पता होगा क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आंसर होगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एजेंसी का एग्जीक्यूटिव कौन है या फिर चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? रीता टेओटिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था एफएससीआई, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? अगस्त 2011 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो क्या कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? फूड सेफ्टी से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एपीडा इज लोकेटेड इन। एपीडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? APEDA। APEDA की फुल फॉर्म भी आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए APEDA के अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एपीडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, APEDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। ठीक है, इसमें भी आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस क्वेश्चन को भी। और एपीडा की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए एपीडा की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता है एपीडा की फुल फॉर्म। याद रखना है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण हिंदी में होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी स्थापना पूछा जा सकता है कि एपीडा की स्थापना कब हुई थी, एपीडा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? दिसंबर 1985 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, दिसंबर 1985 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, एपीडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवेज टू गेट ईट राइट स्टेशन रेटिंग बाई एफएससीआई। एफएससीआई द्वारा ईट राइट स्टेशन रेटिंग प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा है या था? ठीक है, तो पहला स्टेशन कौन सा था फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। आंसर होगा यहाँ पे मुंबई सेंट्रल, जो पहला स्टेशन था जिसको ईट राइट स्टेशन का रेटिंग मिला था, तो वो कौन सा था? मुंबई सेंट्रल था, जिसको 4 स्टार रेटिंग मिली थी। ठीक है, याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, देखिए ये पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ अब ये पॉइंट्स नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखें यहाँ पे, ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव ऑफ एफएससीआई स्टार्टेड इन 2018। इसकी मतलब ये कब से शुरुआत हुई थी? ईट राइट इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहता था मैं इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन नहीं, आपको मैं बस ओनली इसको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव कब से स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? 2018 से। ठीक है, एक यहाँ पे ये पूछा जाता है कि द मुंबई सेंट्रल टर्मिनस ऑफ वेस्टर्न रेलवे हैज़ बीन सर्टिफाइड एज इंडियाज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन विद ए 4 स्टार रेटिंग। इसको कौन सी रेटिंग मिली है? तो इसको कौन सी रेटिंग मिली थी? जो फर्स्ट ईट राइट स्टेशन का
जो रेटिंग मिला था मुंबई सेंट्रल टर्मिनस को, उसको कौन सी रेटिंग मिली थी? उसको 4 स्टार रेटिंग मिली थी, ठीक है। तो ये 4 स्टार रेटिंग अवार्डेड बाय FSCCI, और अब अवार्ड कौन कर देता है? ये FSCCI देता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बिकम द सेकंड स्टेशन टू गेट द ईट राइट स्टेशन टैग फ्रॉम FSCCI। FSCCI द्वारा जो दूसरा ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला स्टेशन था वो कौन सा था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। दूसरा ईट राइट स्टेशन वाला टैग प्राप्त करने वाला स्टेशन कौन सा था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें अभी 4th नंबर, द आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन इन न्यू दिल्ली बिकम द थर्ड स्टेशन टू बी लेबल्ड एज ईट राइट स्टेशन। नई दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन ईट राइट स्टेशन के रूप में लेबल किया जाने वाला तीसरा स्टेशन था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट नहीं है, 4 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आपको मैंने बताएं, तो इनको भी आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एग मार्क। एग मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग मार्क आपने सभी ने देखा होगा कि एग मार्क का लोगो आता है, ठीक है। तो ये एग मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्क। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर मार्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए एग मार्क का जो निशान होता है, ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए एन एग मार्क सिंबल इज़ यूजली फाउंड ऑन द पैकेट्स ऑफ राइस, फ्लावर, पल्सेज, बिस्किट्स, ऑयल्स एट्सेट्रा। चावल, आटा, दाल, बिस्किट, तेल आदि के पैकेटों पे आमतौर पर एग मार्क का चिन्ह पाया जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि ISI का मार्क किस पे होता है? तो देखिए द ISI जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। मार्क इज़ फाउंड ऑन प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक स्विचेज, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरिंग केबल्स, हीटर्स, किचन एप्लियंसेस एट्सेट्रा। तो ISI जिसको हम भारतीय मानक संस्थान भी बोलते हैं इसको फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका निशान बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, वायरिंग केबल, हीटर, रसोई के उपकरण आदि जैसे उत्पादों पर पाया जाता है। ISI मार्क, ठीक है। आपको याद रखना है, ISI की फुल फॉर्म याद रखनी है और किस पे पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। एग मार्क की फुल फॉर्म याद रखनी है, प्लस में किस पे पाया जाता है एग मार्क का सिंबल, ये भी आपको याद रखना है। एक आता है आपका ISO, NISO जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो ये एक सर्टिफिकेट होता है एक तरीके का, ठीक है, जो कि इज यूजुअली इशूड टू एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और एनी रजिस्टर्ड बॉडी। ISO प्रमाणन आमतौर पर किसी संस्था, संगठन या किसी पंजीकृत निकाय को जारी किया जाता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, एग मार्क, ISI, ISO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ IUU फिशिंग इज। IUU फिशिंग का पूर्ण रूप क्या होता है? फिशिंग मतलब कि मछली उत्पादन से को हम बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। तो जो IUU फिशिंग होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे IUU का फुल फॉर्म क्या होता है? ये फिशिंग से रिलेटेड है शब्द है। तो IUU का मतलब होता है यहाँ पे इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड। तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़ वॉयलेट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल फिशिंग रेगुलेशंस। अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने की गतिविधियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने के नियमों का उल्लंघन करती है। तो ये जो IUU वाली जो ये टेक्निक है ये उल्लंघन करती है, ठीक है। जो नियम बना रखे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने के, उनके नियमों का ये उल्लंघन करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको दिमाग में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे, सेकंड नंबर का पॉइंट IUU से रिलेटेड। IUU फिशिंग इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम
दैट थ्रेटन्स ओशियन इकोसिस्टम्स एंड सस्टेनेबल फिशरीज। IUU फिशिंग एक वैश्विक समस्या है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और स्थायी मत्स्य पालन के लिए खतरा है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IUU से रिलेटेड है। इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड का मतलब होता है कि मतलब कि बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए और लगातार बस मछलियाँ पकड़े जा रहे हैं, तो बस ये क्या होता है कि इससे इकोसिस्टम खराब होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि EIC इज ए सर्टिफिकेशन बॉडी ऑफ इंडिया विच एंश्योर्स। EIC की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंस्पेक्शन काउंसिल होती है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल इसकी फुल फॉर्म होती है EIC की। तो EIC क्या है? भारत का एक प्रमाणन निकाय है जो सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित क्या करता है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो आपको मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी है। तो ये सुनिश्चित किस चीज़ को करता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए EIC किस चीज़ को सुनिश्चित करता है? तो EIC सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करता है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। डी ऑप्शन, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, भारत से निर्यात किए गए, दूसरे देशों को भेजे गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करना ही इसका मेन रोल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला पॉइंट देखें, यहाँ पे EIC वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3, जो सेक्शन नंबर 3 है उसके थ्रू EIC को सेटअप किया गया था। ठीक है, ऑफ सेक्शन नंबर 3 ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, एक्ट 1963 टू एंश्योर साउंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। भारत के निर्यात व्यापार के ध्वनि विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा EIC की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है, 1963 की धारा 3 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। EIC की फुल फॉर्म, इसका मेन रोल क्या है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखें यहाँ पे, देखिए द रोल ऑफ EIC इज़ टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर क्वालिटी एंड सेफ्टी। EIC की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद अपनी गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें ये इंश्योर करता है कौन? EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हमने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, तो वो जो इंपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज है, ठीक है, तो उनके लिए वो चीज़ अच्छी है या नहीं है, ये चीज़ ये इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया है, एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स regulations 2011 the sale of certain mixtures is prohibited, which of the following is included in this। बोला जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर प्रतिबंध और नियंत्रण विनियम 2011 के अनुसार कुछ मिश्रणों की बिक्री प्रतिबंधित है। तो इसमें निम्नलिखित में इसमें कौन कौन शामिल है, कि कौन कौन से मिश्रण है जिनको बेचना बिल्कुल ही गलत है, कहने मतलब वो प्रतिबंधित है। तो कौन कौन से मिश्रण है? गाढ़ा दूध, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वाटर मिक्स्ड मिल्क, बिल्कुल हाँ, अगर आपने दूध में पानी मिलाया है तो ये इसको अगर आप बेचते हो तो ये बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे कर्ड मेड फ्रॉम पास्चराइज्ड मिल्क, पास्चुरीकृत दूध से बना दही, ये भी बेच सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी एंड चिकोरी ब्लेंड, कॉफ़ी और चिकोरी ब्लेंड भी आप आराम से बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पे वाटर मिक्स्ड मिल्क है इसको आप बेच नहीं सकते, जो पानी मिला हुआ दूध है उसको आप बेच नहीं सकते। ठीक है, प्योर दूध ही आपको बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पीसीज बोर्ड
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्पीसीज बोर्ड, मसाला बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में शामिल है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी है। तो इसके अंदर देखिए जो मसाला बोर्ड है, स्पीसीज बोर्ड है, वो उसके प्राथमिक कार्यों में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डमम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छोटी और बड़ी इलायची का उत्पादन और विकास क्या है? मसाला बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में शामिल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है FSS रेगुलेशंस ऑन हेल्थ सप्लीमेंट्स 2016 एंड न्यूट्रीशेटिकल्स प्रोहिबिटेड, स्वास्थ्य की खुराक पर FSS विनियम 2016 और न्यूट्रास्यूटिकल्स निषेध है। मतलब कि जो आप मेडिकल पे जो दवाइयाँ आपको मिलती है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी चीज़ मिली हुई होगी? तो वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। तो उसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब कि जो नशीला पदार्थ अगर उसके अंदर मिला हुआ है तो वो बिल्कुल बेचना गलत है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है वो। तो आपका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे जो स्वास्थ्य हेल्थ सप्लीमेंट्स वाली जो जितने भी दवाइयाँ हैं उसके अंदर अगर आपका यहाँ पे नशीला पदार्थ अगर उसके अंदर मिला हुआ है तो वो बेचना बिल्कुल वहाँ पे निषेध है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है वो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मिली हुई दवाई बेचना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है द हॉरिजॉन्टल इश्यूज ऑफ FSS एक्ट इंक्लूडेड, जो FSS अधिनियम के 36 मुद्दे हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? तो देखिए यहाँ पे फूड एडिटिव्स एंड फ्लोरिंग, मतलब कि खाद्य योजक पदार्थ और उनका स्वाद, कि ये कोई प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो वो खाद्य योजक है, खाने लायक है या नहीं है, या फिर इसमें ये स्वादिष्ट है या नहीं है। इन चीज़ों के मुद्दे पर ये मुद्दे इसके अंदर शामिल होते हैं। FSS अधिनियम के 36 मुद्दों के अंदर ये चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं? इसके हॉरिजॉन्टल इश्यूज होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 लागू हुआ। मैंने आपको बताया था भाई अगस्त 2011। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 5 अगस्त 2011। तो फुल डेट क्या है इसकी? 5 अगस्त 2011। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो FSS है 2011 वो कब आया था? यह आया था 5 अगस्त 2011 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है कि एज पर द FSS रेगुलेशंस 2016 FBOs आर डायरेक्टेड टू डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कंटेन इंग्रेडिएंट्स लाइक। FSS विनियम 2016 के अनुसार FBO को उन उत्पादों के उपयोग को बंद करने का निर्देश दिया जाता है जिनमें खालिस्तान जैसे तत्व होते हैं। तो उनमें किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं? तो अगर उनके अंदर यहाँ पे पाबा, मतलब कि पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है, तो उनको बिल्कुल यहाँ पे मना कर दिया जाता है कि इस प्रकार के तत्वों आप उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार के तत्वों का आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एज पर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FSS रूल्स 2016 FBOs आर डायरेक्टेड टू यूज सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन देयर प्रोडक्ट्स एज नॉर्मल प्रोडक्ट विदाउट क्लेमिंग एनी हेल्थ बेनिफिट्स, व्हाट डू दीज इंक्लूड्स। FSS नियम 2016 के कार्यान्वयन के अनुसार FBO को किसी भी स्वास्थ्य लाभ का दावा किए बिना अपने उत्पादों में कुछ अवयवों को सामान्य उत्पादों के रूप में उपयोग करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से शामिल है? कहने का मतलब है कि इनके अंदर आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ उत्पाद हैं, तो कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो। ये वाला तो कौन सा था जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स में ना, ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर पाबा इसके अंदर इंक्लूड था।
लेकिन इसके अंदर क्या पूछा गया है कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, साल्विया हिस्पैनिका, या फिर पॉलीपोडियम ल्यूकोटोमोस, या फिर आइप्रीफ्लेवोन, या फिर पावा पैरामिनोबेंजोइक एसिड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आंसर क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे साल्विया हिस्पैनिका, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 101% पूछा जाएगा, ये 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 जून को। अगर आपसे यहाँ से पूछा गया है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 जून। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए फ्रेंड्स यहाँ पे कि इसकी थीम क्या थी, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2011 का विषय क्या था, थीम क्या था, 2021 का थीम क्या था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम क्या था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। अगर आपसे यहाँ पे 2020 का पूछा जाए तो आंसर होगा यहाँ पे हेल्दी ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, ये 2021 का थीम था, ठीक है। 2020 का थीम था, 2020 का ये थीम था, ये 2021 का था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब नए वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।